Namaskar students, myself Dr. Kavya Dubey, Associate Professor, Institute of Education, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज मैं आपको बीएड और एमएड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्सनैलिटी और उनकी थ्योरीज़ के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो एक लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बनकर बना है। पर्सोना जिसका मतलब होता है मुखौटा। पुराने समय में जब प्ले होते थे तो स्टेज पे व्यक्ति जिसका भी रोल प्ले करना होता था वो मुखौटा पहनते थे, और हमारे यहाँ रामलीला में भी मुखौटा पहन के हम प्ले करते हैं। जो ऑडियंस होती है वो समझती है ये व्यक्ति वही अमुक कैरेक्टर है, हनुमान जी हो गए, रामचंद्र जी हो गए, तो वही इम्प्रेशन ऑडियंस में पड़ता है। तो पुराने समय में पर्सनैलिटी को इसी तरीके से समझा जाता था कि जो भी व्यक्ति शो कर रहा है अपने को, जिस तरीके से दिखावा कर रहा है व्यक्ति वैसा ही है। तो पर्सनैलिटी को हम पुराने समय में आउटर अपीयरेंस से ही मानते थे कि आउटर अपीयरेंस जैसा है व्यक्ति वैसा ही है, जैसा उसकी बोलचाल है, जैसी उसकी रंग रूप है, जैसी उसकी चाल ढाल है, उसी के अनुसार हम उसको समझने का प्रयास करते थे। लेकिन सिर्फ आउटर अपीयरेंस ही पर्सनैलिटी है, ये बात तक साबित नहीं हो पाया, और इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया कि जो आउटर अपीयरेंस है वही पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति चाहे जितना अच्छा हो रंग रूप देखने में, लेकिन अगर आप उससे बात करने जाते हो वो ठीक से आपसे बात नहीं करे तो आपके ऊपर उसके उस रंग रूप का इम्प्रेशन कुछ भी नहीं पड़ता है। आप उस चीज़ को भुला देते हैं और आप जिस तरीके से व्यक्ति बात करता है उस चीज़ को याद करते हैं। यानी कि पर्सनैलिटी आउटर अपीयरेंस से हटकर कुछ ऐसी चीज़ है जिसका इम्प्रेशन हमेशा के लिए दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। तो क्या है पर्सनैलिटी, इस बारे में बात करेंगे। पर्सनैलिटी इज़ अ डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by a person that uniquely influences their environment, cognition, emotion, motivation and behavior in various situations. The word personality originated from the Latin persona, which means mask. According to Watson, personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable information. यानी कि हम जो भी हमारे करेक्टर होते हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी हमारी क्वालिटीज़ होती है, हमारा कॉग्निशन होता है, उसका मिला जुला असर जो दूसरे पे पड़ता है, और ये मिला जुला असर जो होता है वो बनता है हमारे एनवायरनमेंट से। इसका जो असर दूसरे पे पड़ रहा है या हम डाल पा रहे हैं वही पर्सनैलिटी होती है, और इससे आगे पर्सनैलिटी का दूसरा मीनिंग नहीं है। Meaning and definition: personality is a dynamic and organized set of characteristics possessed by a person. Personality is a dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. ये एक डेफिनेशन जो ऑलपोर्ट द्वारा दी गई थी। पहले बहुत सारी बातें की गई कि सम पर्सनैलिटी टोटल अप्रोच है, पर्सनैलिटी हमारा कलेक्टिव बिहेवियर है, लेकिन हमारा चाहे बिहेवियर हो, चाहे हमारा ज्ञान हो, चाहे हमारी एबिलिटी हो, जब तक हम समाज में उन चीज़ों के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे दूसरों के साथ, तब तक पर्सनैलिटी अपना इन्फ्लुएंस दूसरों पर नहीं डाल सकता। इसलिए ये जो ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है कि पर्सनैलिटी इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। यानी कि हमारी जितने भी मनोदैहिक गुण हैं, पर्सनैलिटी उसका गत्यात्मक संगठन है। यानी कि जो पर्सनैलिटी है वो एक जगह पे स्थिर चीज़ नहीं है, मूव होने वाले हमारे गुण जो मूव होते हैं उनका गत्यात्मक संगठन है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट से यूनिक एडजस्टमेंट शो करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए ज़रूरी है जिसके बीच में रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उस पर असर डाले या उनके साथ वो एडजस्ट करके रहे।
तभी वो आगे ज़िंदगी लाइफ को सक्सेसफुली जी सकता है। इसीलिए यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और ये जो पर्सनैलिटी है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। अगर हम आज किसी से कहें कि इस सिचुएशन में हमने तो एडजस्ट कर लिया था, हमने तो इस तरीके के कैरेक्टर दिखा लिए थे, लेकिन दूसरे के साथ हो सकता है उसका बॉडी फिजिक या उसका एबिलिटी या उसकी क्या कहते हैं और दूसरे तरीके की फीलिंग्स उस एनवायरनमेंट के साथ ना एडजस्ट करती हूँ। तो हम किसी के को भी अपनी नसीहत दे के नहीं कह सकते हैं कि नहीं आप भी ऐसा करो, क्योंकि हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का उसके एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। इसलिए पर्सनैलिटी की जो सबसे फेमस डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मनुष्य में जितने दुनिया भर में हैं अरबों की संख्या में हैं, और हर व्यक्ति अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी को शो करता है। प्राचीन काल से ही मनुष्यों को डिवाइड करने की प्रथा चली आई है। अगर हम अपने यहाँ के तरीक़ों से देखें तो एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, चाहे न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, चाहे राशियाँ ले लीजिए, चाहे जन्म कुंडलियाँ ले लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का ज्योतिष विज्ञान ले लीजिए, उसमें आपने देखा है अलग अलग तरीके के लोगों के बारे में बताया गया है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को बांटने का एक तरीका है, और यही तरीका टाइप थ्योरी के नाम से फेमस हुआ। 400 BC हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले मनुष्यों को अलग अलग टाइप में बांटने का प्रयास किया था, जिसमें द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू कैटेगराइज पर्सनैलिटी was made by Hippocrates, a Greek physician, 400 BC. He categorized people on the basis of body elements such as Pitta, Vata and Kapha, and prominent personality characteristics associated with them such as. हिप्पोक्रेट ने जो लोगों को बांटा, मनुष्य के अंदर कुछ तरीके के म्यूकस पाए जाते हैं जिनके अनुसार ही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, चाहे वो पित्त हो, चाहे बात हो, चाहे कफ हो। अब अगर इनको देखा जाए तो इनका जो असर होता है वो बॉडी पर होता है। बॉडी पर होने से व्यक्ति की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने लगते हैं वही उसकी पर्सनैलिटी के रूप में जाने लगा। तो इसके अनुसार ही जो चीज़ प्रोमिनेंट होती है, जो लिक्विड प्रोमिनेंट होता है और जो शो करता है, उसके अनुसार ही व्यक्तियों को बांटा गया। जैसे कि अगर हम पित्त की बात करें, पित्त जो कि आपके पेट में पाया जाता है और खाने को के डाइजेशन के लिए होता है। पित्त रस जो होता है खाने के डाइजेशन के लिए होता है। अगर हम सरल भाषा में कहें, जो डाइजेशन अगर जो हम खाना खा रहे हैं उसी से हमारी बॉडी में एनर्जी आ रही है और उसी से हम सारा काम कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति खाना खाते हैं तो उनका जो खाना होता है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण उनके अंदर एनर्जी लेवल कम रहता है। कुछ व्यक्ति खाना खाते हैं, उनका प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है और जिससे उनका एनर्जी लेवल ठीक रहता है। कुछ लोग खाना गलत खाते हैं, गरिष्ठ खाना खाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में फ़र्क पड़ता है। तो ये जो डाइजेशन है और जिसके कारण हमको एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी हमारी सारी एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार होती है, और ये जो एक्टिविटीज़ हमारी शरीर में हो रहा है वही हमारी पर्सनैलिटी को बनाने का काम करते हैं। ये तो हम पित्त की बात कर दें। कफ की बात करें, जो म्यूकस होता है जो कि हमारे लंग से रिलेटेड होता है, और ये म्यूकस जो नाक में आके हमें नौशिया जैसी प्रॉब्लम देता है, तो ये एक इरिटेशन जो दिमाग में रहता है, और ये भी रिलेटेड होता है हमारे खाने पीने से। हम जैसा खाना खाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में भी कहा जाता था कि तासीर होती है किसी चीज़ की ठंडी, जिसकी वजह से व्यक्ति को जल्दी ठंड लग जाती है। किसी व्यक्ति की ठंडे वाली तासीर है तो उसको जल्दी ठंडी चीज़ें नुकसान करती हैं, और उस नुकसान की वजह से उसके जो नाक में इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक इरिटेशन होगा, और वो अब चाहते हुए भी अपने कामों को वो अंजाम नहीं दे पाएगा जो देना चाहिए, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जो अलग अलग तरीके के म्यूकस पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, उसके अनुसार भी हमारी पर्सनैलिटी बढ़ती है।
टाइप थ्योरी में recently psychologists have attempted to study personality in their own way. They have formulated various theories to explain personality. These are divided into two types and trait theory. Both these theories of personality focus on people's personal characteristics. However, type theorists and trait theorists differ in the ways they use characteristics to describe people. पहले हम टाइप थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रेट थ्योरी की बात करेंगे। तो हम पहले टाइप थ्योरी की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आया था कि हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले 400 BC टाइप्स में मनुष्यों को बांटा था। तो उन्होंने जो आधार लिया था वो बॉडी में पाया जाने वाला एक म्यूकस लिया था, जिसके डाइजेशन को प्रभावित करता है, जो कि हमारी ब्रीदिंग को प्रभावित करता है और जिसकी वजह से हमारे कामों में उसका असर दिखाई पड़ता है। तो टाइप थ्योरी में सबसे पहले टाइप थ्योरिस्ट हैव एक्सप्लेन पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ physique and temperament. Temperament refers to emotional aspect of the personality like change in mood, tension, excitement, etc. A type is simply a class of individual said to share a common collection of characteristics. Three important type theories of personality are explained here: Jung's classification, Kretschmer's classification, Sheldon's classification, फ्राइडमैन एंड रॉसमैन्स क्लासिफिकेशन। तो आज हम 3 क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे: जुंग्स, क्रेचमर एंड शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने बांटा, इसके बाद इन लोगों ने भी अलग अलग तरीके की किसी आधार पर मनुष्यों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। हालांकि जो टाइप थ्योरी है वो ज़्यादातर जो हमारा आउटर अपीयरेंस है उसके आधार पर ही बांटने का काम करती है। जुंग्स क्लासिफिकेशन। जुंग्स काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। C.G. Jungs has classified personality on the basis of sociability characters as introvert and extrovert. आपने नॉर्मली भी सुना होगा, हम एक दूसरे को इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट कहते हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। एक्चुअली होता क्या है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट? ये टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है कि ये इस तरीके का व्यक्ति है या दूसरा इस तरीके का व्यक्ति है, जो कि जुंग्स ने क्लासीफाई किया था। जुंग्स ने इंट्रोवर्ट जो लोग बताए थे, जो अंतर्मुखी कहलाते हैं, हिंदी में अंतर्मुखी कहते हैं, आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शाइनेस, social withdrawal and tendency to talk less. Because of these characteristics, these people appear to be self-centered, unable to adjust easily in social situations. They are not easily suggestible. They are future oriented, very sensible and rigid in ideas. अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो व्यक्ति थोड़े शर्मीले होते हैं, आसानी से दूसरों से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। जो लोग बात शेयर नहीं करेंगे नॉर्मली उन्हें सोसाइटी में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वो मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, उन्हें लोगों की भीड़ पसंद नहीं होती है। अगर हम इस हिसाब से उनके प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है वो लोग ये प्रोफेशन अपनाते हैं। जैसे साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए, उनको लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद है, वो सिर्फ अपना काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि बड़े प्रोफेसर्स हुए, उनको बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत भीड़ में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन वो अपना काम करना पसंद करते हैं। बहुत सोशल नहीं होते हैं, दूसरों को आइडियाज़ देना नहीं पसंद करते हैं। अगर इनमें कमी की बात करी जाए कि जो लोग दूसरों को आइडिया देना या दूसरों को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि वो लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं। उन्हें जब दूसरों से मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब रख रहे हैं। अगर हम कमी की बात करें इंट्रोवर्ट में, कमी कहना चाहिए क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जब दूसरों से मिलेंगे नहीं तो दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जानेंगे तो वो कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो कहना चाहिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा मर्सी नहीं होती है, उन्हें ज़्यादा भीड़ नहीं पसंद है, उन्हें सोसाइटी नहीं पसंद है, अकेले रहना पसंद करते हैं। इसके बाद आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाहरमुखी। बाहरमुखी जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं वो
लोगों की भीड़ को पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, अपनी बात शेयर करना पसंद करते हैं, शर्माते नहीं हैं। अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बनते हैं, क्योंकि इनको बोलना पसंद है, इन्हें लोग पसंद हैं। अगर देखा जाए तो इनके अंदर कमी होती है कि अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं। जब आप लोगों से भीड़ से घिरे रहेंगे तो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान कैसे देंगे, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। लेकिन आजकल एक नया एम्बीवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है। देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु आर प्योर इंट्रोवर्ट और प्योर एक्सट्रोवर्ट। द रिमेनिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल possesses बोथ द क्वालिटीज ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो केवल इंट्रोवर्ट हो या केवल एक्सट्रोवर्ट हो। लोग बाग जैसा समय होता है, जैसा टाइम, जैसा एनवायरनमेंट होता है, उसके अनुसार ही पर्सनैलिटी अडॉप्ट होता है। ज़रूरत होती है तो बहुत बोलते हैं, नहीं ज़रूरत होती है बिल्कुल चुप रहना भी पसंद करते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग जो पर्सनैलिटी टाइप है, ये सबसे फेमस पर्सनैलिटी टाइप है कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पाई जाती है। देखिए, इस तरीके से जुंग्स क्लासिफिकेशन को हमने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आता है क्रचमर क्लासिफिकेशन। क्रचमर जो थे, फ्रॉम हिज स्टडीज ऑन मेंटल पेशेंट ही फाउंड that certain body types are associated with particular type of mental disorder. He has classified personality into 4 types. इन्होंने बॉडी की फिजिक जैसी होती है। आपने देखा है कि अगर व्यक्ति सामने से आ रहा हो तो आपके ऊपर उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है उसकी बॉडी फिजिक का पड़ता है, कि वो मोटा है, कि गोल है, कि लंबा है, इस टाइप से पड़ता है। तो उन्होंने इसी तरीके से इनको डिवाइड किया, पिकनिक टाइप में डिवाइड किया, एस्थेनिक टाइप में डिवाइड किया। दीज आर पीपल हु आर शॉर्ट एंड हैविंग राउंड बॉडी, दे विल हैव पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट। दीज पीपल आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर कॉल्ड MDP। पिकनिक टाइप जो गोलाकार होते हैं, गोल मटोल होते हैं। अब जो गोल मटोल होगा यानी कि निश्चित रूप से वो खाना प्रॉपर से ज़्यादा लेता होगा, तभी वो उसकी बॉडी गोल है। और जब वो इतना गोल मटोल होगा तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होगा। तो अगर देखा जाए तो जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने लगते हैं और वैसे ही व्यक्ति अपने कामों को अंजाम देता है। एस्थेनिक टाइप जो होते हैं, जो सिलेंडर टाइप शेप होती है, पतले लंबे होते हैं, यानी कि वो खाना खा रहे हैं लेकिन उनके अंदर पूरी एनर्जी नहीं जा रही है और इसीलिए वो पतले हैं। अब पतले होने की वजह से, पूरा एनर्जी लेवल ठीक ना होने की वजह से उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन होता है, अपने कामों को सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से एक डिप्रेशन की भावना भी रहती है। तो इस तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं। इसके बाद एथलेटिक टाइप यानी जो खिलाड़ी, आपने देखा है जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनकी जो बॉडी होती है जो तंदुरुस्त होती है, यानी कि फिट होते हैं। फिट होने की वजह से वो हर काम के लिए एक्टिव होते हैं और प्रॉपर तरीके से अपना पूरा काम कर पाते हैं। इसके बाद आता है डायप्लास्टिक टाइप जो होती है वो इन तीनों का मिश्रित होती है, कि थोड़ा इसमें से थोड़ा उसमें से थोड़ा, क्योंकि आजकल लोग बड़े कॉन्शियस हैं और अपनी बॉडी को फिट रखने का पूरा प्रयास भी करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा बन गया तो वैसे ही रह रहे हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए लोग बाग काम करते हैं और फिट रहने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, क्रचमर्स क्लासिफिकेशन को इस तरीके से शो किया गया है। इसके बाद आता है शेल्टन्स क्लासिफिकेशन। ही हैज़ डिवाइडेड पीपल इनटू 3 टाइप। इन्होंने भी बॉडी शेप के अनुसार ही 3 तरीके की बॉडी शेप बताए हैं, जिसमें एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक लिया गया है। अभी तो मैंने आपको बताया पिकनिक टाइप गोलाकार हुआ, गोल गोल हुए, लेकिन एक लोग व्यक्ति होते हैं, अगर आप देखें अंदाज़ा कि पतले होते हुए एक गोलाई होती है बॉडी में, एक गोलाई जो होती है चाहे वो पतले हों लेकिन एक गोलपना होता है। लेकिन एक जो पतले होते हैं वो चपटे टाइप के होते हैं, जो आप देखने से अनुभव कर सकते हैं। तो उसी आधार पर शेल्टन्स ने क्लासिफिकेशन किया है एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ये देखिए, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटे हुए, लेकिन एक गोलाई होती है। इस तरीके से जैसे इनकी बॉडी शेप है उसी के अनुसार ही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं और उसी के अनुसार ही इनके जो वर्क परफॉर्मेंस होती है उसी के अनुसार होती है।
इसके बाद आती है ट्रेट थ्योरी। इन पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रपोर्शनल थ्योरी इज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। बात हो गई टाइप की कि लोग जैसे दिखने में हैं उसी तरीके से उनको आंका जाए, उसी तरीके से माना जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था केवल आउटर अपीयरेंस के आधार पर हम व्यक्ति को मानने लगें कि वो इस तरीके का है। व्यक्ति के अंदर जो अपने गुण होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कामों को। गुण या करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ईमानदारी का गुण हो गया, डरपोकपने का गुण हो गया, सहनशीलता का गुण हो गया, पेशेंस का गुण हो गया। तो ये अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे हर कामों को प्रभावित कर रहे हैं और उसी का इम्प्रेशन भी दूसरे लोगों पर जा रहा है, तो वो भी तो हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इन गुणों पर काम हुआ। इन गुणों जो ट्रेट थ्योरी है उसमें दो मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध हुए हैं, पहले एक ऑलपोर्ट और दूसरे कैटल। तो उन्होंने गुणों की जब गणना करनी शुरू करी तो लगभग 17,000 गुणों को आइडेंटिफाई किया। 17,000 गुण व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जब उनको नाम देने की बारी आई तो कई गुण एक जैसे थे, तो उन्होंने 5,653 गुणों को सॉर्ट आउट किया। फिर जब उनको देखा गया तो फिर बहुत सारे तरीके, बहुत सारे काम एक ही गुण को प्रदर्शित कर रहे थे, तब जाके 171 ट्रेड पूल्स में डिवाइड किया गया कि 171 ट्रेड पूल है। जब इनकी फैक्टर एनालिसिस करी गई तब 35 और सबसे बाद में केवल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर या 16 पर्सनैलिटी ट्रेड्स सीमित हो पाए। तो अब हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरिस्ट are primarily interested in the measurement of traits which can be defined as habitual pattern of behavior, thought and emotion. According to this perspective, traits are relatively stable over time, differ across individual. That example, some peoples are outgoing whereas some are shy and influences behavior. Traits are characteristics way of behaving such as extroversion, introversion, and individual may be along any point in the continuum and where they fall determines how they will respond in various contexts. जो ट्रेट्स होते हैं, हमारे गुण होते हैं, उनके अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये बात सच है कि व्यक्ति के अंदर जो ट्रेट्स हैं बहुत सारे हेरिडिटी में हमको मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। जैसा पेरेंट्स में होता है वैसे ही हमारे अंदर वो चीज़ आने लगती है, और अगर एनवायरनमेंट मिलता है तो उस तरीके से हमारे ट्रेट्स शो होने लगते हैं। देखिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का वैसे ही कॉम्बिनेशन है जैसे एक बीज और ज़मीन का होता है। बीज बहुत अच्छा है और ज़मीन अगर अच्छी नहीं है तो भी पेड़ ग्रो नहीं करेगा। बीज खराब है और ज़मीन बहुत अच्छी है तो भी पेड़ ग्रो नहीं करेगा। यानी कि बीज और ज़मीन में दोनों में 50-50% का कंट्रीब्यूशन होता है, तभी जाके पेड़ ग्रो करता है। इसी तरीके से बच्चा जो होता है उसके डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का 50-50% रोल होता है। हेरिडिटी में हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो वो कैरेक्टर्स हमारे शो नहीं करते हैं। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं शुरू से होते हैं हमारे अंदर, लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट मिलता जाता है वैसे ही वैसे वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो ज़मीन पर लेट कर जिद करता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन क्या बड़े होने तक हम वो ट्रेट उसी तरीके से शो करते? नहीं, वो रूप बदलते यानी कि स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर होते हैं। ट्रेट्स में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, एक से दूसरे में वो चेंज हो सकते हैं। ट्रेट्स को नापा जा सकता है, जो कि मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम इसे विज्ञान इसीलिए मानते हैं क्योंकि हम इसे नाप सकते हैं। ट्रेट्स हमारे बिहेवियर में शो होते हैं और इन्हें नाप सकते हैं। जब नाप सकते हैं तब हम बता सकते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी किस तरीके की है। तो ट्रेट्स मेजरेबल होते हैं। ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। हमारी आदतें कभी भी हमारी ट्रेट्स नहीं बनाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता अगर व्यक्ति बहुत लगन वाला है तो उसके ऊपर देर से उठने वाली आदत हावी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर लगन है, लगन एक ट्रेड है जो हावी रहेगी उसकी देर से उठने वाली आदत पे।
तो ट्रेड्स जो होते हैं वो हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, हमारी आदतें ट्रेड्स का निर्माण नहीं कर सकती। अगर हम एक बहुत अच्छी आदत या गंदी आदत बना लें तो वो हमारा गुण बन जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा एक ट्रेड है तो वो हमारी आदतों पे हावी होकर हमसे और तरीके के काम करवा सकता है। तो ट्रेड्स की बात करें तो हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारी जितनी आदतें हैं, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो थॉट है, उस सब में हमारे ट्रेड्स दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद ऑलपोर्ट ट्रेड थ्योरी, जो मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी, ऑलपोर्ट ने पर्सनैलिटी में बहुत काम किया है, जिनकी डेफिनेशन ही में पर्सनैलिटी में सबसे फेमस डेफिनेशन मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, ऑलपोर्ट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड थ्योरिस्ट एंड ही ऑर्गेनाइज दीज ट्रेड इनटू अ हिरार्की ऑफ 3 लेवल्स। इन्होंने ट्रेड्स को भी अलग अलग डिवाइड किया कि व्यक्ति के अंदर ट्रेड्स तो होते हैं लेकिन अलग अलग तरीके के होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे गुण हायर लेवल के हैं या लोअर लेवल के हैं। सारे गुण हमारे कुछ हायर के हैं, कुछ लोअर के हैं, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें कार्डिनल ट्रेड्स सबसे पहले माना, दे स्टैंड एट द टॉप ऑफ द हिरार्की एंड आर नोन एज द इंडिविजुअल मास्टर कंट्रोल। दे आर कंसीडर्ड टू बी एन इंडिविजुअल रूलिंग पैशन। कार्डिनल ट्रेड्स आर पावर। कार्डिनल ट्रेड्स जो होते हैं मेन होते हैं और जो कि पावरफुल होते हैं। व्यक्ति के जो मेन पर्सनैलिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट कार्डिनल ट्रेड्स बनाती है। मैं इसलिए मनोवैज्ञानिकों का नाम ले रही हूँ क्योंकि थ्योरीज बहुत सारी हैं। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इन्होंने ये कहा, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में तो इस तरीके का गुण है फिर भी वो शो नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट ने ऐसा कहा, इसलिए उनके अनुसार अगर पर्सनैलिटी में कार्डिनल ट्रेड्स है तो वो उसका पावरफुल उसका इमोशन होगा। दूसरा आता है सेंट्रल ट्रेड्स। हिरार्की में सेकंड नंबर पे सेंट्रल ट्रेड्स है, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, जो ज़्यादातर लोगों में पाए जाते हैं। सेंट्रल ट्रेड्स कम नेक्स्ट इन द हिरार्की। These are general characteristics found in varying degree in every person, such as loyalty, kindness, friendliness, wildness, etc. They are the basic building blocks and shape most of our behavior. हमारे अंदर नॉर्मली जो बहुत सारे ट्रेड्स पाए जाते हैं वो सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं। जो कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं वो कम होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं। सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मात्रा में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा भी सेकेंडरी डिस्पोजिशन, सेकेंडरी ट्रेड्स एग्जिस्ट एट द बॉटम ऑफ द हिरार्की एंड आर नॉट क्वाइट एज ऑब्वियस एंड कंसिस्ट एज सेंट्रल ट्रेड्स। दे आर plentiful but are only present under specific circumstances. They include things like परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। सेकेंडरी डिस्पोजिशन या सेकेंडरी ट्रेड्स तीसरे तरीके के हैं जो हिरार्की में सबसे नीचे होते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हर समय शो हो रहा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ रही है तब ये ट्रेड्स दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद कैटल ट्रेड्स थ्योरी, मैंने आपको बताया था जब क्लासिफिकेशन हुआ था ट्रेड्स का तो 17,000 में के बाद 16 ट्रेड्स पर्सनैलिटी फैक्टर रह गए थे। 16 PF जो कि कैटल की फेमस थ्योरी है, 16 PF के नाम से जानी जाती है। 16 PF मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। द मोस्ट रिसेंट एडवांस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ट्रेड अप्रोच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कैटल। He has defined traits as a structure of a personality inferred from behavior in different situations and described 4 types of traits. कैटल ने भी अलग अलग 4 तरीके के ट्रेड्स बताए, जिसमें कॉमन ट्रेड्स, यूनिक ट्रेड्स, सरफेस ट्रेड्स और सोर्स ट्रेड्स के नाम से जाना जाता है। कॉमन ट्रेड्स यानी कि लगभग सब में पाया जाता है। यूनिक ट्रेड्स जो कि पर्टिकुलर पर्सन्स का अलग अलग होता है। सरफेस ट्रेड्स to be recognized by our manifestation of behavior like curiosity, dependability, tactfulness, यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा। Source traits underlying structure as source that determine one's behavior such as
डोमिनेंस, सबमिशन, इमोशनैलिटी। यानी कि सरफेस स्टेट और सोर्स स्टेट अलग अलग तरीके के होते हैं। सरफेस मतलब ऊपर आके दिखाने पड़ते तब से होते हैं। जैसे कि क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी अब बैठे बैठे तो क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती ना, क्यूरियोसिटी का एक्सप्रेशन मुंह पे आना चाहिए कि क्यूरियोसिटी, तो वो दिखाई पड़े। ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स या इमोशंस होते हैं जिनको आपको फेस पे ला के शो करना पड़ता है और तब दूसरे को समझ में आता है कि हाँ ये गुण है। अगर आप किसी के लिए हेल्पफुल हो तो आपको उठ के काम करना पड़ेगा, बैठे बैठे तो नहीं कह सकते हाँ भाई हाँ दवाई लगा दो, ये लगा दो। अरे उठिए आप और लगाइए, तब पता चलेगा हाँ आपके अंदर करुणा है, तो पता चलेगा। तो अलग अलग तरीके के ट्रेट्स होते हैं। कैटल ने जो 16 PF के बारे में बात करी है, 16 PF में जो ट्रेट्स अलग अलग ट्रेट्स बताए गए हैं, इनका प्लस और इन्हीं का माइनस। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बातूना है तो उसका जो अपोजिट होता है वो क्या हुआ, शांत हुआ। तो प्लस पॉइंट हुआ बातूना और नेगेटिव पॉइंट हुआ शांत। तो इन्हीं को जब डिवाइड किया गया है धनात्मक और ऋणात्मक में, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति के अंदर 16 के 16 धनात्मक हों या एक व्यक्ति के अंदर 16 के 16 ऋणात्मक हों। कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है, कोई धनात्मक तो कोई ऋणात्मक, कोई धनात्मक तो कोई ऋणात्मक, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनकर ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। इसीलिए कहते हैं कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से बुरा या पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के सब तरीके के गुण होते हैं। वो बात अलग है कि वो शो ना करे। अकॉर्डिंग टू कैटल किसी भी व्यक्ति के अंदर सारे पॉजिटिव 16 ट्रेट्स नहीं हो सकते और किसी भी व्यक्ति के अंदर 16 के 16 नेगेटिव ट्रेट्स नहीं हो सकते। ये कॉम्बिनेशन में ही बनेंगे, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव कोई, क्योंकि एक ही ट्रेट पॉजिटिव और एक ही उसका नेगेटिव किसी भी व्यक्ति, अगर वो बहुत बातूनी है तो चुप रह ही नहीं सकता है। इसके बाद कैटल ने जो ये कैटल बिगन टू ऑब्टेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स एंड ही फॉरमेड अ लिस्ट ऑफ 17,000 ट्रेट्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि 17,000 से शुरुआत हुई थी और 35 के बाद 16 पर ये संख्या रुक गई थी। थैंक यू सो वेरी मच लिसनिंग फॉर मी। थैंक यू।